अभिनव राजस्थान पार्टी लड़ेगी सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव। चाहे कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले ही गुटबाजी की समस्या से जूझ रही है और उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में इन पार्टियों के आलाकमान को दिक्कत आ रही है। लेकिन इन सबसे अलग अभिनव राजस्थान पार्टी ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान करने के साथ ही अपने सभी उम्मीदवारों के नाम भी तय कर लिए हैं। अभिनव राजस्थान पार्टी के संस्थापक डॉक्टर अशोक चौधरी ने नागौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मीडिया कर्मियों को बताया कि आगामी 2 अक्टूबर से अभिनव राजस्थान पार्टी नागौर से विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रही है। उन्होंने दावा किया कि इस मौके पर होने वाली सभा में इतने लोग जुड़ेंगे जितने लोग किसी भी बड़े दल की पार्टी में भी नहीं देखे जा रहे। डॉक्टर अशोक चौधरी ने बताया कि उनकी पार्टी 23 मुख्य बिंदुओं के एजेंडे पर चुनाव लड़ने जा रही है। अगर कोई दूसरी पार्टी इन सभी बिंदुओं पर अपनी सहमति दे देती है तो अभिनव राजस्थान पार्टी उसके साथ तालमेल कर सकती है। अभिनव राजस्थान पार्टी अपने सभी 200 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान आगामी नवंबर माह में कर देगी। साथ ही उस विधानसभा क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं, जो भी लोगों की उम्मीदें हैं, वहां के अभिनव राजस्थान पार्टी के उम्मीदवार की ओर से लोगों को स्टाम्प पर वह सब लिख कर दिया जाएगा कि चुनाव जीतने पर लोगों की सभी मांगें पूरी की जाएगी और समस्याएं दूर की जाएगी। उन्होंने लगभग 100 स्थानों पर चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी को लोगों ने स्टाम्प वाली पार्टी कहा था, क्योंकि हमने गारंटी दी थी लिख के कि हम लोग जो कहेंगे वो करेंगे और आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। लेकिन पिछली बार अगस्त में हमारी पार्टी बनी और नए थे एकदम संगठन का। आप थोड़े दिन के लिए लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लोगों की चॉइस गलत है। लोगों की चॉइस गलत नहीं है, आप उनको गलत समझ रहे हो। हम लोगों ने लोक नीति पे काम किया और हमको बहुत प्यार मिला, लोगों का इतना सम्मान मिला कि हम सोच ही नहीं सकते थे कि लोग इतना ठीक सोचते हैं। तो नागौर में 2 तारीख को आपके सामने नज़ारा होगा और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि इस चुनावी प्रक्रिया में जितने भी लोग मीटिंगें कर रहे हैं, सारी पार्टियाँ कर रही है, उनकी अटेंडेंस देख लीजिए और हमारी अटेंडेंस को आप कैमरा कहीं भी घुमा घुमा देखना। कुर्सियों खाली की जो फोटो आती है वो भी आप देखते हैं और हमारी में आप देखना कि कहीं आपको खाली कुर्सी मिल जाए या आपको लग जाए कि आज पब्लिक कम है, कम दिखाई दी है, तो हम वैसे ही आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे, हमारे साथ लोग नहीं है। तो ये चुनौती स्वीकार करके हमने नागौर में कार्यक्रम रखा है और बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा है और पूरे जोश से हमारे साथी आ रहे हैं। हमारे जितने भी साथी हैं वो बड़े बड़े हैं। कई बार लोग हमको कहते हैं आपके साथ बड़े बड़े लोग कौन हैं? तो हमारे साथ बड़े लोग वही हैं जो ग्राउंड पे काम करते हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो खेत में तपते हैं। कह रहे हैं आज आपके सामने कह रहे हैं हमारे तो वो 23 पॉइंट है, हमारे उस 23 पॉइंट पे कोई भी हाँ भरे, हम उस पर तैयार हैं। जो भी कांग्रेस या कोई एनीबडी XYZ कोई भी पार्टी कह दे कि हम इस 23 पॉइंट पे काम करने को तैयार हैं, जो लिखित में जो जनता को हम लिख के दे गया, जिसमें साइन करके आए, वो हो जाता है। क्या दिक्कत है? जैसे हमने कहा भाई हम कांस्टेबल की ड्यूटी 8 घंटे चाहते हैं, लिख दो इस पर, आप 8 घंटे कर दो, काम खत्म। हमारा अपना क्या है? हमें तो कुछ चाहिए नहीं, हमें तो वो 23 पॉइंटों पे उतारना है। जैसे वार्ड सभा होनी चाहिए, गांव में वार्ड सभा हो और उसमें सारी पावर हो, उसमें सारे अधिकारी बैठे हैं, गांव का राज आना चाहिए, उसमें कोई तैयार है तो हमें दिक्कत ही नहीं। हर एक्ट और योजना जिसके लिए बनी, जैसे फसल बीमा योजना बनी है, तो उसमें खरे उतरना है। अब क्यों किसान उनके पीछे रोता फिरे? मेरा नुकसान हुआ, मुझे बीमा मिलना चाहिए। मेरी मोटरसाइकिल का डैमेज हुआ, अपना आप सर्वेयर आता है, देखता है, मेरे को पैसा देता है, या मुझे इतना संघर्ष करना पड़ता है और सारी व्यवस्था उनके साथ खड़ी है, कंपनियों के साथ में। तो जो भी हमारे उस 23 मुद्दों के ऊपर लिख के देगा, उसको भी लिख के देना पड़ेगा, स्टाम्प पे लिखना देना पड़ेगा कि हमारे साथ कोई गठबंधन करेगा। ऐसा नहीं कि हमने फोटो खिंचवा ली, स्टाम्प पे लिख के देना पड़ेगा। लाइव बात होगी, जनता के सामने लाइव बात होगी कि ये करेंगे। लिख के देने के बाद क्या दिक्कत है? राजस्थान के अंदर आपके सभा में वो टिकट देते हैं तो जाति जो जाति होती है उसके अनुसार वो टिकट मांगते हैं, तो उसको लेकर आप क्या देख रहे हो कि भाई यहाँ कोई बदलाव की संभावना नहीं? उसमें बदलाव की अभी कोई संभावना नहीं है। आप अभी राजस्थान में किसी व्यक्ति को अपनी जाति के अलावा दूसरे को वोट देने के लिए तैयार कर लें, अभी ऐसा माहौल बना नहीं है। लोग अपनी जाति के अनुसार ही वोट देते हैं। हम लोग इस सच्चाई को स्वीकार कर रहे हैं, इस बार स्वीकार कर रहे हैं। पिछली बार हमने स्वीकार नहीं किया था, हम तो थोड़ा ज़्यादा सिद्धांत में चल गए थे। हमें लगा नहीं लोग बातें समझ लेंगे, तो हम व्यवहारिक रहेंगे। हम आदर्शात्मक तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, व्यवहारिक रहेंगे, लेकिन इन बातों पर टिके रहेंगे। उसी जाति का मान लो MLA बनता है, लेकिन वो MLA के हिसाब से ऐसे काम करता है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अब वो खाली जाति के नाम से जीत जाए और MLA की ड्यूटी नहीं कर रहा है और दूसरी सारी कौमों के साथ धोखा कर रहा है, अपनी कौम के साथ भी, तो वो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा हम व्यवहारिक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे किसी समझौते में ना पड़े कि हमारी आत्मा ही मर जाएगा, हमने जीतने के लिए ऐसे ऐसे लोगों को आगे कर दिया और फिर हमारी जो मूल आत्मा, मूल भाव वो मर जाए, उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। लेकिन समाज के हम ऐसे ऐसे वर्गों को इसमें मैदान में उतारने वाले हैं जिसके बारे में कोई पार्टी ने अभी तक सोचा नहीं। सर, अगर चुनाव वो फॉल्टी चल रही है, 3-3 साल आप उनको एक्सटेंशन दिए जा रहे हो। कलकत्ता की कंपनियां हैं, उन्होंने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया, इतना रुपया आपने उनको दिया। अस्पताल को आप बाहर लेके चल गए बिना बात।
जरूरत नहीं थी। अभिनव राजस्थान पार्टी ने पिछले चुनाव में लिख कर दिया था कि अगर हमको नागौर की जनता मौका देगी तो सबसे पहला काम करेंगे उस अस्पताल को यहाँ लाएंगे। इस दुनिया में हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इस अस्पताल को 3 मंजिल का बनाने की जरूरत थी ताकि ये शहर के लोग आराम से कोई भी छोटी मोटी बात हो, महिला भी जाकर अपने बच्चों को दिखा के आ जाए। आप यहाँ से इतने किलोमीटर दूर ले जाकर पटक के आ गए उसको, और कोई बोला ही नहीं, कोई प्रतिनिधि बोला ही नहीं कि गलत हो रहा है। आज SMS अस्पताल वहीं पर है जहाँ था, आज अजमेर में जेलन अस्पताल वहीं है, आज महात्मा गांधी अस्पताल जोधपुर में वहीं पर है, बीकानेर में PBM अस्पताल वहीं है। किसी भी शहर में ऐसी असुविधा क्रिएट नहीं की, नागौर में की। चलो नागौर पे कोई गौर नहीं किया गया, सच यही हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? इतने सारे मुद्दे हैं जो हम लगातार हमारे साथियों के साथ उठा रहे हैं और पूरे राजस्थान के गांव-गांव में हम लोग घूम रहे हैं और चुपचाप काम कर रहे हैं। साइलेंट रिवोल्यूशन आप कह सकते हैं, मौन क्रांति घट रही है और गाँव में लोग हमको समझ गए। ये अपने रथ लेके घूम रहे हैं, इनसे कोई बात नहीं करता। हम लोग जाते हैं, हमारे साथ गट्टों में बैठते हैं लोग, हमको चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। वो कह रहे हैं हमारे दर्द की बात आप कर रहे हैं, हम उनके दर्द की बात कर रहे हैं। इसलिए अब हम उनके बहुत नज़दीक जा चुके हैं और वो दर्द कितना ज़्यादा है वो संख्या में तब्दील होगा यहाँ पे 2 अक्टूबर को। और आप लोग देखेंगे कि ये हम जो अभी सुन रहे थे वो कुछ अलग कहानी थी और ग्राउंड पे कुछ अलग कहानी। तो वो कहानी आप लोग उसके साक्षी बनेंगे नागौर में, उस कहानी को अपनी आंखों से देखेंगे कि इस तरह भी पब्लिक उमड़ती है क्या, पहली बार आपको दिखाई देगा। और नागौर को हमने जानबूझ के चुना इसलिए कि हम चाहते हैं कि नागौर से ये मैसेज जाना चाहिए कि राजस्थान में ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम तो इसको राजनीति में है नहीं, हम लोग इसको लोक नीति बोलते हैं। वो लोग राजनीति बोलते हैं, पॉलिटिक्स को हम लोग बोलते हैं लोक नीति। वो कहते हैं कि पॉलिसी फॉर रूल, राज करने के लिए नीति। हम कहते हैं पॉलिसी फॉर पब्लिक, लोगों के लिए नीति, लोक नीति जो लोकतंत्र में होनी चाहिए। तो ये कंसेप्ट लेकर हम लोग घूम रहे हैं कि हम तो वही बातें करते हैं जो लोगों के लिए। हमारी मीटिंग की एक खास बात होती है कि हम कभी भी हमारे मंच पे किसी को नहीं बिठाते। हमारी मीटिंग में सारे लोग बराबर बैठते हैं। हमारी मीटिंग में कोई खास लोग ऊपर नहीं होते, सम्मानित मंच नहीं होता, अपमानित श्रोता नहीं होते हैं, सब लोग एक साथ बैठते हैं। ये हमारी मीटिंग की खास बात होती है। कोई भी आदमी होगा वो नीचे बैठेगा ताकि लोगों को एहसास होगा हम सब बराबर हैं। ऐसा हम करते हैं। हमारी मीटिंग में हम लोग कभी भी व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते, ये हमारी एक खास बात है। हम किसी भी नेता पे कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाते और एक गरिमा से नीचे हम कोई बात नहीं करते। आरोप लगाते हैं व्यवस्था पे, ये व्यवस्था पुलिस की ठीक नहीं है, व्यवस्था कॉलेज की ठीक नहीं है, इन पे आरोप लगाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति के ऊपर उसका चरित्र हनन करना, वो भाषा बोलना, इस तरह के हम लोग कभी भी नहीं बोलते। और लोगों को हमारी बात बहुत पसंद आई। जबकि होता यह है कि जो कई पॉलिटिशियंस हैं, मैं देखता हूँ गालियाँ वालियाँ बोलने की आदत है उनकी। अभी मैं 2-4 को सुन रहा था, इधर लोग बोल रहे हैं गालियाँ वालियाँ, उनको लग रहा है कि लोगों को गालियाँ पसंद है, क्योंकि लोगों को गालियाँ पसंद नहीं है। लोग कह रहे हैं हम आपकी बात सुनना चाहते हैं, ढंग से सुनना चाहते हैं। तो जैसे कहते हैं ना भाई, चुनाव में है, हम लोग एक रजिस्टर्ड पार्टी है। पिछली बार भी हमने चुनाव लड़ा था, इस बार भी हम चुनाव लड़ेंगे और हमारे उम्मीदवारों की घोषणा हम लोग 4 नवंबर को करेंगे। एक साथ 200 उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे 4 नवंबर को। 2 अक्टूबर को हमारी मीटिंग होगी। इस मीटिंग में हम लोग अपना एजेंडा सामने रखेंगे। ये हमारा एजेंडा है, इसके लिए हम राजस्थान के सामने हैं। और वो एजेंडा इतना ज़्यादा क्रांतिकारी होगा, बहुत सारी बातें हम आपको आउट भी नहीं कर पाएंगे अभी। उस दिन आपको सारी बातें पता चलेगी कि हमारे एजेंडे में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में कोई पॉलिटिकल पार्टी सोच भी नहीं सकती, लेकिन जो सोसाइटी को चाहिए उस तरह का एजेंडा हमारा। और डाउन टू अर्थ है। इस बजट के अंदर क्या हो सकता है वही हमारी बातें, इससे बाहर हम कोई बात करते भी नहीं है। जो संभव बात करते हैं, तो वो 2 अक्टूबर की हमारी एक तरह से आप कर दीजिए चुनावी बिगुल है, वो बजा रहे हैं, अलग तरह का है। उनसे तुलनात्मक दृष्टि से बिल्कुल ही अलग तरह की बातें होंगी। लेकिन संख्या के मामले में हम गारंटी दे रहे हैं कि हमारी संख्या सबसे ज़्यादा होगी, कोई सोच भी नहीं सकता। डॉक्टर साहब, आपने बात की थी कि भाई पिछले चुनाव आपने जो लड़ा था कुछ कर दिया है। एक पार्टी आती है जो झूठे वादे करके चली जाती है, लेकिन वो पूरे वादे नहीं करती। तो इस बार क्या आप ऐसी गारंटी दोगे क्या? हमने पिछली बार भी स्टाम्प पे लिख के दिया था कि 500 रुपये के स्टाम्प पे आपको लिख के दे रहे हैं कि पार्टी ये काम करेगी, इतने काम में करेगी, इसमें इतना रुपया लगेगा। पूरी डिटेल बताई थी कि ये हम काम करेंगे तो कैसे करेंगे। और हमारे कैंडिडेट्स ने लिख कर दिया था कि हमारे कैंडिडेट ये काम करेंगे। हमने ये कहा था कि हमारा MLA गवर्नमेंट सर्वेंट की तरह काम करेगा। जैसे एक स्कूल में टीचर जाता है, उसको पैसा मिलता है, स्कूल बराबर जाता है, पढ़ाता हुआ दिखाई देता है, तो हम उसको सैलरी देते हैं। हमारा MLA बिल्कुल 15 दिन आपको गाँव में मिलेगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कि आज इस गांव में गया, आज इस गांव में गया, इस तरह नौकरी करेगा, जिसके लिए उसको 3 लाख रुपए मिलते हैं। उसको रोज का 3000 रुपये मिलता है DA, उसको रोज का 3000 रुपये ड्राइवर का मिलता है, 3000 बाबू का मिलता है। और मैं राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव में घुमाऊँ। मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा है कि आपके MLA पिछली बार कब आए? बोले साहब MLA 4 साल में तो कोई नहीं है। आंख मीच के पूछो, कहीं पे भी आए ही नहीं। आए तो किसी के ब्याह में आ गए, बांध बनाने के लिए, कोई मर गया तो आ गए, लेकिन यूं बात करने के लिए जिसके लिए उनको पैसा मिलता है कभी भी नहीं आए। कि आप पूछो लोगों से, फिर विधानसभा में जाके प्रश्न उठाओ, आपका काम तो है, मिलोगे तो प्रश्न उठाओगे। अब वो मिलते लोगों से है नहीं, और लोग डाक बंगले में, सर्किट हाउस में जाके हाथ जोड़ के साफ साफ करते हैं। हम कह रहे हैं साफ साफ वाली कल्चर खत्म करेंगे। आपको फोन है, आज इस गांव में आपका कार्यक्रम है, गांव के लोग बैठेंगे, आपको लिख के देंगे, आप मुनीमित हो उनके, आपको मुनि में तो रखा है, ये लिख के देंगे, ये समस्या आप सोल्व करा के लाओ। मैं मुंह काट रहा हूँ, मैं वहाँ घूमूँ क्या? जब मैंने एक आदमी को वोट दे दिया, नोट दे दिया, तो मैं मेरा मुंह काट रहा हूँ, मैं मेरी दुकान पे बैठा हूँ, मैं मेरा टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, आपको मैंने लिख के दे दिया, दिस इज माई प्रॉब्लम।
आप जाके सोल्व करके ले आओ। आपको हमने पावर दी है सोल्व करने की, आपसे कलेक्टर बात करेगा, आपसे थानेदार बात करेगा, आपसे बात करते हैं, लेकिन आप मेरे लिए हो ना। तो वो मैं हमारे एमएलए इस तरह से लिख के देंगे, इस बार भी स्टाम्प पे ये देंगे, फिर हमारे पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता भी लिख के देंगे। ऐसा नहीं कि जो जीत गए उसके बाद में कोई 10 करोड़ में खरीद ले, 20 करोड़ में खरीद ले, जैसे ये मंडियां लगती है, तो हमारा तो लिख के देंगे। दोनों चीजें हम लोग लिख के देंगे। पार्टी का एजेंडा जो हमारे 23 पॉइंट है बिल्कुल क्लियर कट, हम ये काम करेंगे और ऐसे करेंगे, इतने टाइम में करेंगे, बिल्कुल झूठा झांसा एक भी नहीं देंगे, लिख के देंगे। और हम लोगों को कहेंगे कि अगर हम वादों पे खरा नहीं उतरते हैं तो कोर्ट में हमारे खिलाफ 420 का केस करें, बिकॉज हमने आपके साथ धोखा किया, आपने भरोसा किया। पिछली बार लोगों ने भरोसा इसलिए नहीं किया कि वो हम छोटी पार्टी थे, जीतेंगे तो वैसे ही नहीं। उनको कहा यार आपकी बात तो बहुत बढ़िया है, आंसू आ रहे थे लोगों के, यार ऐसा हो जाए जब तो कुछ नहीं, लेकिन अब आप जीतोगे नहीं, छोटी पार्टी है तो करें क्या इसका। तो लोग इधर से उधर गए, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, पिछली बार लोग आज जो मूड में, पिछली बार भी ऐसे ही मूड में थे, ना वो कांग्रेस को वोट देना चाह रहे थे, ना बीजेपी को वोट देना चाह रहे थे, और तीसरे फ्रंट उनके समझ में नहीं आ रहा था करें क्या, वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। तो दोनों का डिफरेंस देखना पिछली बार का, दोनों का डिफरेंस मात्र 1.5 लाख वोटों का है, कांग्रेस बीजेपी का। और आज भी पॉलिटिकल सिचुएशन राजस्थान के गांव गांव में यह है कि वो ना तो बीजेपी की मीटिंग में जाना चाह रहे हैं, ना कांग्रेस के प्रति उनका कोई प्रेम है, चुपचाप बैठे हैं, ऐसे कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है कोई टल्ला मार रहा, कोई किधर मार रहा है, लेकिन चुपचाप बैठे हैं कि यार करें क्या, समझ में नहीं आ रहा। राजनीति ने हमको बहुत धोखा दिया। तो आपकी बात जो थी हम लोग बाकायदा लिख के देंगे और बहुत ईमानदारी से लिख के देंगे, हम ऐसा करना चाहते हैं। दूसरा जैसे उसकी तह में गए कि आखिर मार्बल बर्बाद क्यों हो रहा है। मकराना का मार्बल जिसका इतना बड़ा नाम था, तब हमको पता चला कि 2002 में राजस्थान की गवर्नमेंट चुपके से कुछ दलालों के साथ मिलके मार्बल की परिभाषा ही बदल दी, मकराना बर्बाद हो गया। हमने वहाँ से उस बात को वापस उठाया कि ये धरोहर है हमारी, मार्बल हमारी धरोहर है, सांबर का नमक हमारी धरोहर है, सोजत की मेहंदी हमारी धरोहर है। इस पर हमने खूब काम किया। आपको पता होगा, आप जो मेहंदी यूज करते हैं, ये सारी मेहंदी नकली है, बाजार में जो आप यूज करते हैं, जो भी मेहंदी ऐसे काली काले से रंग आता है, दैट मीन्स वो बिल्कुल नकली है। आप महिलाओं को बता सकते हैं कि वो नकली मेहंदी यूज कर रहे हैं, उसमें केमिकल है, उससे चमड़ी खराब होती है। ओरिजिनल मेहंदी होती है एकदम लाल सुर्ख रंग की होती है, अलग तरह से वो होती है, उसका तो मामला ही अलग है, उसके आयुर्वेदिक वो हैं कई उपयोग। फिर ग्वार पे हमने काम किया कि ये जो ग्वार है ये 6,000 रुपये क्विंटल जो बिक रहा है गलत है, इसका असल में भाव 1 लाख रुपया क्विंटल है। और हम लोग खुशनसीब हैं कि ग्वार केवल और केवल नागौर में, जोधपुर में, बाड़मेर में होता है, पूरी दुनिया में कहीं ग्वार होता ही नहीं। तो जहाँ तेल की इकाइयाँ खोदते हैं वहाँ पर इस ग्वार का उपयोग होता है। लेकिन जो होल्डर्स हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग हैं, वो 3-4 साल का स्टॉक खरीद के अपने यहाँ रख लेते हैं और यहाँ के किसान को फ़ायदा नहीं मिलता। उस पर हमने जन जागरण किया, उसके लिए तो हम जाने जाते हैं। आप राजस्थान किसी गांव में जाके बोलोगे ग्वार का भाव, तो आपको ही बोलेंगे वो अभिनव राजस्थान पार्टी को पता है। अंदर अंदर रह के हमने खूब सारा काम किया। फिर हम ट्रक ड्राइवरों के साथ खड़े हुए और ट्रक ड्राइवरों के लिए हमने जगह जगह होर्डिंग्स लगाए, उनके पोस्टर लगाए कि इनके साथ आप ऐसा क्यों करते हो। पहली बात, आप इनको लूटते हो, फिर इनको कोई सुविधा नहीं है। कोई ट्रक ड्राइवर अपने घर से निकलता है 15 दिन के लिए, तो कहीं उसको सुविधा नहीं है, इतना टोल देता है, इतना तेल वो देता है, इतने टायर वो लेता है, लोग कहीं भी सुविधा नहीं है। तो अधिकतर ट्रक ड्राइवरों को पाइल्स की बीमारी, क्योंकि वो रुक नहीं सकता, जब तक सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी उसका पैसा भी होता है, रुक नहीं सकता। उनकी बात पहली बार अभिनव राजस्थान पार्टी ने उठाई कि इनको भी सुविधा चाहिए, ये भी हमारे आर्थिक मोर्चे के सिपाही हैं, ये कम नहीं है, आपका माल एक जगह से दूसरे जगह ढोड़ते हैं, इनको आप इज्जत नहीं देते हो, नीचे उतारते हो, गाली गलौज करते हो, डंडे मारते हो इनके उस पर, ये ठीक नहीं है। उनके साथ हम लोग खड़े हुए। फिर हम लोग प्रवासी राजस्थानी जो बाहर रहते हैं राजस्थान से, उनके साथ खड़े हुए। ये हमारा 2-3 साल का काम है जो आपको बता रहा हूँ। 60 लाख राजस्थान के ऐसे युवा हैं जो बाहर रहते हैं, ये संख्या कम नहीं है। 60 लाख की संख्या सऊदी अरब में रहता है, कुवैत में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है, कर्नाटक में रहता है। वो अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ से गया, उसके बारे में हम कभी सोचते भी नहीं है कि वो वापस कैसे आएंगे। जबकि हम लोगों को पता है कि सऊदी अरब ने एक नीति बनाई है, दुबई ने नीति बनाई है कि 2030 तक उनको अपने स्थानीय लोगों को रोजगार देना। फिर ये हमारे भाई वहाँ से निकल के आएंगे, इनकी क्या हालत होने वाली है, उस पर केवल आपकी अभिनव राजस्थान पार्टी ने काम किया। ऐसे खूब सारे मुद्दों पर हमने पूरे साल 2 साल से हमने लगातार काम किया है और सरकार को जगाया, और सारा ऑन रिकॉर्ड है। संसाधन हमारे पास कम है, हम इस मोबाइल से ज़्यादा काम चलाते हैं, संसाधन कम है, इसके कारण से हम इससे काम चलाते हैं। लेकिन काम हमने इतना किया है कि और कोई पार्टी इसके बारे में सोच नहीं सकती। बोल रहा है लोगों में नहीं बोल रहा है, तो परीक्षा होती किसी मीटिंग से। अब 2 अक्टूबर को यहाँ पर वो मीटिंग होने वाली है, और ये जितनी भी पार्टियाँ घूम रही है, कोई रथ लेके घूम रही है, कोई कुछ लेके घूम रही है, आप लोग उस घटना के गवाह बनेंगे। कितनी बड़ी मीटिंग किसी पार्टी की अभी तक नहीं हुई। इतने ज़्यादा लोग, जहाँ जहाँ गाँव में हमने उनके साथ रहकर काम किया है, वो सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। 2 अक्टूबर हमने इसलिए चुना है क्योंकि 2 अक्टूबर को हमारा एक मुद्दा दूसरा ये भी है कि हम वार्ड सभा को चाहते हैं, वार्ड सभा बहुत मजबूत हो।
उस पर हमने खूब काम किया। हमने यहाँ धरना दिया, हमने बीकानेर में धरना दिया, उनको लिख के दिया, यहाँ प्रमुख साहब से मिल के आए कि आप किस काम क्या आपका, आप गांव गांव में घूमो, गांव को संभालो, पंचायती राज व्यवस्था। नागौर में जिला प्रमुख अगर ये बोलता है कि मेरे पास कोई काम नहीं, मेरी कोई बात नहीं मानता, इसका मतलब क्या पंचायती राज खत्म हो गया? यहाँ के अधिकारियों ने कहा हम पंचायती राज का एक संग्रहालय बनाएं, तो मैं उन पर हंसा। मैंने कहा आप संग्रहालय बना के इसमें रख दो, क्योंकि आपसे चला तो है नहीं है। तो 2 अक्टूबर को यहाँ कार्यक्रम करना हमको, वो इसलिए करना है कि यहाँ से नेहरू जी ने उद्घाटन किया था 1959, पूरे भारत में पंचायत राज व्यवस्था होनी चाहिए, गांव का राज गांव को सौंपना। किसको समर्पित किया था? महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? बहुत कम लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का असल सपना क्या था। बाहर से जैसे मोदी जी का उनका सफाई का सपना था, ये एक छोटी सी बात पकड़ के वो लेके आए। महात्मा गांधी का सबसे बड़ा सपना था ग्राम स्वराज्य, जो उन्होंने लिखा था। जब उनसे पूछा था गांधी जी आपका भारत कैसा होगा, आप क्या सपना देखते हैं, क्योंकि वही एक आदमी था जिसकी फिलोसफी पे ये सारा कुछ मूवमेंट खड़ा हुआ। उनसे पूछा कैसा भारत होगा, तो उन्होंने कहा मेरा भारत वो होगा जिसमें गांव का राज होगा, गांव अपना राज खुद करेगा। ग्राम स्वराज्य उनकी किताब का नाम है। उसमें डिटेल में उन्होंने बताया कि हमारे गांव कैसे होंगे, और ये पंचायती राज व्यवस्था उसी सपने को पूरा करने के लिए बनाई गई। लेकिन उस सपने और पंचायती राज के बीच में अब इतना गैप हो गया है। अब पंचायती राज का मतलब सिर्फ नरेगा हो गया। लेकिन वो जो काम महात्मा गांधी ने सोचा था कि हमारी खेती, हमारा पशुपालन, हमारे कुटीर उद्योग, उनके बारे में किसी ने सोचा। आप गांव में जाके किसी दर्जी को पूछिए, किसी सुनार को पूछिए कि आपके लिए सरकार ने कभी कुछ सोचा है क्या, वो कहेगा मेरे लिए तो किसी ने आज तक बात ही नहीं की। दैट मीन्स महात्मा गांधी ने जो सोचा था प्रोडक्शन गाँव में होगा, फिलोसफर आदमी थे वो, गाँव में प्रोडक्शन होगा, वो शहर में जाएगा, शहर मजबूत होंगे, हमारी इंडस्ट्री मजबूत होगी। इतना ज़्यादा 100 साल पहले का उनका विजन था। आज भी सही है, लेकिन चीन ने पकड़ लिया उनके फॉर्मूले को। जो कम्युनिस्ट कंट्री कहलाता उसने गांधी जी वाला फॉर्मूला पकड़ लिया, अपने गाँवों को मजबूत कर दिया। गाँव में साइकिल बनती है, गाँव में हर चीज़ बनती है, चीन मजबूत हो गया। हम लोग अभी भी गांधी की फिलोसफी पर नहीं चल रहे हैं, हम पैसा ऊपर ही ऊपर फेंके जा रहे हैं, गाँव को कमज़ोर करते जा रहे हैं, और आदमी गाँव छोड़ रहा है, युवा गाँव छोड़ रहा है, परिवार गाँव छोड़ रहे हैं, गाँव कमज़ोर हो रहा है। इसलिए नागौर से कर रहे हैं, इतिहास दोहराने की बात कर रहे हैं हम 2 अक्टूबर को यहाँ पे, कि ये वही जगह है जहाँ से वो सपना देखा था महात्मा गांधी का। और पहली बार महात्मा गांधी की जयंती इतनी बड़ी संख्या में मनाई जाएगी जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं। ठीक है, प्रधानमंत्री जाके उनको माला पहना देते हैं, हमारे ये मुख्यमंत्री ये करते हैं कई बार क्लेम कि मैं गांधीवादी हूँ, जो दिन में 25 लाख रुपए के हवाई जहाज से उतरते हैं यहाँ पे जयपुर से जोधपुर के बीच में, और वो गांधीवादी बनते हैं। गांधी जी ने कहा था कि सरकार का पैसा ऐसे खर्च करना जैसे आपका खुद का पैसा। तो वो वहाँ से जयपुर से नागौर आप जो देखो, कभी कार से भी तो आ सकते हैं, ज़्यादा खर्चा नहीं हो, 5-7 हज़ार में काम हो सकता है। उसकी जगह आदमी 25 लाख खर्च करके अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री अपने आप को गांधीवादी कहते हैं। तो गांधी जी की एक भी बात पे ना तो प्रधानमंत्री ने कुछ किया, जो गांधी जी के नाम पे इन दिनों खूब सारा वो काम करने का दिखावा करते हैं, और ना मुख्यमंत्री ने किया। यानी गांधी जी का ग्राम स्वराज का काम आपने नहीं किया। गांधी जी का सादगी से जीना, आप बिल्कुल सादगी से नहीं, राजा महाराजा से भी ज़्यादा पैसा आप खर्च कर रहे हैं। और कुटीर उद्योगों के बारे में आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ कारीगर बर्बाद हो रहे हैं। नागौर तो उनका गढ़ है, आप किसी से जाके पूछ लो तुम्हारे लिए सरकार ने क्या किया, वो बोलेंगे कुछ नहीं किया हमारे लिए। तो वो जो काम सोचा था उन्होंने, और ग्राम सभा का काम, वार्ड सभा का काम बिल्कुल बंद है। आप गांव में जाके किसी वार्ड पंच को पूछ लो आपका क्या काम है, वो कहेगा मेरा तो कोई काम ही नहीं है। आप इलेक्शन करा रहे हो, वार्ड पंच का क्यों करवा रहे हो? नियम क्या है? नियम यह है कि वार्ड पंच के हाथ में पूरी सत्ता रहेगी वार्ड की। 93 का एक्ट यह कहता है कि वार्ड पंच MP MLA से ज़्यादा मजबूत होगा, और वार्ड सभा में किया गया निर्णय फाइनल होगा। 30 साल के बाद भी वार्ड पंच कहता मेरे पास कोई काम नहीं, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। वो काम भी हमने लिया है। पुलिस सुधार को लेकर हमने खूब सारा काम किया है, तो काफ़ी 10 साल से हम उस पर काम कर रहे हैं कि जो पुलिस अधिनियम 2007 बन गया है, इसको लागू करो यार। कब तक ये पुलिस और जनता के बीच में डिस्टेंस रहेगी? लोग अभी तक भी नहीं जानते कि CLG क्या होती है। आप लोग भी जाके CLG को कवर करके आते हैं, और वहाँ पे डिप्टी साहब बैठे होते हैं, यहाँ पे थानेदार जी बैठे होते हैं, यहाँ पे कोई बैठे होते हैं, बिल्कुल इलीगल है। CLG का मतलब है यहाँ पब्लिक का आदमी बैठेगा, यहाँ हमारे वो सचिव हैं, थानेदार, वो बैठेंगे, वो बताएंगे हम क्या क्या काम कर रहे हैं, हर महीने में आके वो लोगों को बताएंगे। अब यहाँ तो अभी भी इतना खौफ है कि CLG में जो मेंबर है उसने अभी तक ये कागज नहीं पढ़ा कि मेरा ड्यूटी क्या है। वो भी सोच रहा है ठीक है थानेदार जी से राम राम कर रहा हूँ, चाय पी रहा हूँ। अपनी ड्यूटी पढ़ के नहीं जाता हमारा नागरिक कि मेरी ड्यूटी क्या है, मैं क्यों जा रहा हूँ CLG में। तो उसकी ड्यूटी आज तक किसी ने बताई नहीं, और पुलिस उसको ड्यूटी क्यों बताएगी, वो भी हम चाहते हैं। आपके जिले में पुलिस जवाबदेही समिति कभी नहीं बनी, पहली बार हम लोगों ने बनवाई तो भी इन्होंने बदमाशी कर दी कि पॉलिटिकल लोगों को बना दिया, जबकि स्पष्ट लिखा है पॉलिटिकल लोग इनके मेंबर हो ही नहीं सकते। आज जिले में फिर जवाबदेही समिति नहीं है। अगर पुलिस के खिलाफ आप शिकायत करो, किसको करोगे? नया एक्ट ये कहता है कि वहाँ पर पब्लिक का एक आदमी बैठेगा जिसको मजिस्ट्रेट की पावर होगी। आपने अभी तक उस आदमी को देखा ही नहीं नागौर में, है कहाँ पर वो? उसको जाके कंप्लेन करो कि साहब मेरे साथ ये अति हुई है। क्योंकि पुलिस की शिकायत आप SP को करोगे, DIG को करोगे, IG को करोगे, तो वो तो उनके ही लोग हैं, वो तो उनका पक्ष लेंगे, आप किसको बताओगे? तो वो जवाबदेही समिति भी नहीं बनी।
हम लोग पुलिस कांस्टेबल्स की 8 घंटे की ड्यूटी की बात लगातार करते आ रहे हैं कि भाई इनको भी अपने घर पे जाना है, इनको भी अपने बच्चों के साथ रहना, 8 घंटे ड्यूटी होनी चाहिए। और हमने डिटेल में उनको प्लान दिया कि 8 घंटे की ड्यूटी कैसे हो सकती है, आपके पास कितनी फोर्स है, किसको कहाँ कहाँ तैनात करोगे ताकि 8 घंटे की ड्यूटी करे और दूसरे कर्मचारियों की तरह अपने परिवार के साथ जीवन जी अच्छा सा। वो काम भी इनसे नहीं हो रहा है। मतलब इन 60-70 सालों में इनसे कुछ भी एक भी काम ऐसा नहीं हुआ जिस काम को दिखा सकते हैं कि जिससे लोगों का जीवन बेहतर हुआ।